हम इस वीडियो में कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे। कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है हमारा पोलर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जो दूसरा होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसका होता क्या है और व्हाट इज द बेसिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम इन अ यूजुअल लाइफ। तो हम पढ़ने वाले हैं क्या, कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसका हम सबसे पहली भाग को डिस्कस कर लेते हैं। कई भागों में ऐसे हो सकता है जो बेसिक इसकी पार्ट है वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और दूसरी वाली जो पार्ट है इसकी वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो इसमें होता क्या है, तो सबसे पहले किसी भी पॉइंट की पोजीशन हम स्पेसिफाई करते हैं 3 कोऑर्डिनेट से, विच आर इंडिपेंडेंट एंड जनरली नो एज थीटा आर फाई। तो ये होता क्या है, सपोज दिस इज द एक्स वाई जेड एक्सिस, दिस इज वाई, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। हम अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट का पोजीशन देते हैं तो r इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के। सपोज वी टेक अ पॉइंट P whose position coordinate in a Cartesian coordinate system x, y, z. So in a polar coordinate system we take r, theta, phi. X is replaced by r, y is replaced by theta, and z is replaced by phi. पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो इस ओरिजिन को और पॉइंट P को मिलाने वाली लाइन होती है उसको हम बोलते हैं रेडियल वेक्टर, और जेड एक्सिस को हम बोलते हैं पोलर एक्सिस। अब इसका वर्किंग फंडा हम समझते हैं। सबसे पहले होता क्या है, तो इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इज स्पेसिफाइड बाय 3 numbers which are independent r, theta and phi to define the coordinate and express relationship between the Cartesian coordinate system, suppose x, y, z. And spherical system we depict both system together. The origin of spherical coordinate system is chosen at corresponding to the origin of Cartesian coordinate system. Z axis of Cartesian system is taken as polar axis, and the polar axis of the spherical coordinate system and point P, suppose in a space, then the radial distance from the origin to the point P is called the radial vector or radial coordinate, and the angle between the radial coordinate and polar axis is known as the polar angle, which is denoted by theta. And we draw the perpendicular on y and z plane. परपेंडिकुलर ऐसे ड्राउ कर देते हैं, तो एक परपेंडिकुलर ड्राउ कर दिए। अब देख आप इमेजिन कीजिए एक प्लेन है, तो ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन इस लाइन को ओरिजिन से मिलाने वाली ये लाइन ये 19 डिग्री होगा। अब हम करते क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट से हम जेड एक्सिस की ओर बढ़ते हैं, एक्स एक्सिस की ओर बढ़ते हैं, और इस एक्स एक्सिस के पैरेलल वाई एक्सिस की ओर बढ़ते हैं, जो कहीं ना कहीं वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। दिस इज वाई। आप देख सकते हैं क्या, आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो जेड वाई एक्सिस है वो इस वाली लाइन की पैरेलल है, अर्थात द वैल्यू ऑफ दिस लाइन, सपोज दिस इज द इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज ए, दिस इज क्यू, दिस इज बी, दिस इज ओरिजिन। तो द वैल्यू ऑफ ए क्यू इज इक्वल टू इंटरसेक्ट पार्ट ऑफ वाई एक्सिस, and the value of QB is equal to intersect part on x-axis. And also we draw the parallel line from this point to the z-axis which intersect at any point, suppose that point is the C, parallel line
this C, then this gives the Z coordinate. This gives the parallel to the y axis, so gives the y coordinate, and this gives the x coordinate. अब हम इसको कोरिलेट करेंगे तो हम जानते हैं कि अगर पोजीशन वेक्टर आर है तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा ऑन जेड एक्सिस वो हम कैसे दे सकते हैं। तो जो प्रोजेक्शन होगा सबसे पहले इसको हम समझ ले हैं क्या। तो फिगर बता रहा है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आल्सो इसी में डिस्कस कर लेते हैं यूनिट वेक्टर की। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड यूनिट वेक्टर ई आर कैप, ई थीटा कैप एंड ई फाई कैप। बात कर जैसे कि आई वाई जेड is the unit vector in a Cartesian coordinate system. Similarly, we take E R, E phi, E theta unit vector in a spherical polar coordinate system. Note, हम इस चीज़ को ध्यान में जरूर रखेंगे। Spherical polar coordinate system is the extended form of the polar spherical system. सिर्फ इसमें पोलर इसलिए ला देते हैं कि एक न्यू हम कोऑर्डिनेट को इंट्रोड्यूस करते हैं जो फाई होता है। और होता फाई क्या है, तो फाई इज नोन एज द जनरली एजमूथल एंगल विच इज द एंगल बिटवीन प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन एक्स वाई प्लेन एंड एक्स एक्सिस। दैट मीन्स द एजमूथल एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द प्रोजेक्शन ऑफ रेडियल वेक्टर ऑन एक्स वाई प्लेन। तो ये हमारा प्रोजेक्शन होता है, इसका ये वाली प्रोजेक्शन है इस प्लेन पे। तो हम सबसे पहले रिलेशन फाइंड करेंगे। तो है क्या रिलेशनशिप बिटवीन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो द रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। होता क्या है, तो हमने बोला सबसे पहले कि सपोज दिस इज आर, देन द प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन जेड एक्सिस इज डिनोटेड बाई आर कॉस थीटा। दूसरे चीज़ों में हम इस तरह समझ सकते हैं कि ये हमारा 19 बनेगा, ताकि दिस इज द परपेंडिकुलर ऑन जेड एक्सिस। आल्सो दिस इज द 19 डिग्री एंगल। आल्सो दिस इज द 19 डिग्री एंगल। आल्सो दिस इज द 19। यू कैन इमेजिन इन अ रूम, टेक दिस पॉइंट P इन दिस फॉर्म। तो अगर हमारा ये समकोण त्रिभुज है तो ये हमारा 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली कोण भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो हम फार्मूला क्या लगा सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके सामने ए थीटा तो ये लंब हो जाएगा, ए वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी जेड। और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, 90 के सामने वाली भुजा क्या है, आर। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। और इसी का प्रोजेक्शन अगर हम इस प्लेन में लेते हैं, जो प्लेन वाली लाइन क्या है हमारी, क्यू और ओ, इसकी प्रोजेक्शन क्या हो जाएगी, आर साइन थीटा। अब हम इसकी प्रोजेक्शन किस पे लेंगे, एक्स एक्सिस पे, और इसकी प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे लेंगे। देन वी रिलेट द कार्टेशियन सिस्टम एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर हम इसकी हम प्रोजेक्शन इधर लेते हैं तो ये थीटा ते लंब होगा, ये आधार होगा, तो हो क्या जाएगा, कॉस फाई इज इक्वल टू, सपोज दिस वैल्यू इज एक्स, तो एक्स आधार बट्टे कर्ण, 19 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, आर साइन थीटा। तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा कास फाई।
सिमिलरली इसका प्रोजेक्शन इधर लेंगे तो देखिए ये हमारा क्या है 19 है, ये हमारा क्या है 19 है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कौन होगी, ये हमारा थीटा था, ये हमारा थीटा है, तो 19 माइनस थीटा कह सकते हैं। तो 19 माइनस थीटा, ये अगर हमारी वैल्यू 19 माइनस 5 है तो ये वाली क्या हो जाएगी हमारी लंब हो जाएगी, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी। तो हम लेते क्या हैं काश ही ले लेते हैं, काश 19 माइनस 5 का होता है आधार, आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सपोज दिस वैल्यू इज वाई, ओ बी इज इक्वल टू वाई, तो आधार की वैल्यू ये हो गई, कौन हमारा क्या हो गया 19 के सामने वाली एंगल क्या हो जाएगी हमारी 19 के सामने वाली जो भुजा है आर साइन थीटा है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन फाई आर, आर साइन थीटा। तो हम यहाँ से क्या पाए रिलेशन, हमने x इज इक्वल टू क्या पाया है, x इज इक्वल टू पाया है आर, आर साइन थीटा कास फाई, y इज इक्वल टू का पाया है आर साइन थीटा साइन फाई, एंड z इज इक्वल टू पा गया क्या हमने आर, आर कास थीटा, ये प्रोजेक्शन लिए हैं इस वाली वेक्टर का z एक्सिस पे, तो आर कास थीटा। और हम आगे की बात करें तो r इज इक्वल टू होगा क्या, तो इसी का हम लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाली फार्मूला को ही लेते हैं, तो r इज इक्वल टू इसकी अगर ये वेक्टर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आर इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब बात करते हैं टेन थीटा का, मतलब आर हम निकाल लिए, दूसरी हमारी क्या थी थीटा, तो हम थीटा को निकालते हैं, तो थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा इस इक्वेशन से देख सकते हैं, थीटा इसमें हमारी मिल रही है, तो कास थीटा इज इक्वल टू हो क्या जाएगा जेड अपान आर, अनदर फार्म में थीटा इज इक्वल टू कास इनवर्स जेड अपान आर, दूसरे तरफ से हम ये कह सकते हैं कास इनवर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, द वैल्यू ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू पावर हाफ, तो जेड अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू पावर हाफ, ये हमारी थीटा मिल गई। अब थर्ड कोऑर्डिनेट बचा क्या फाई, तो फाई को हम कैसे देखेंगे, यहाँ से हमें फाई मिल सकता है, देखिए तो हम जब भाग देते हैं y अपान एक्स का, तो आर साइन थीटा और क्या हो जाएगा साइन साइन फाई ऑफ आन आर साइन साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ एक्स कास फाई, आर साइन कैंसिल, बचा क्या हमारे पास टेन फाई, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपान एक्स, ये हम पा गए। हमें सिर्फ एक्स वाई जेड आर फाई एक दूसरे से कोरिलेट कर दिए, तो हमने पाया क्या आर की वैल्यू पा गई, थीटा की वैल्यू पा गई, फाई की वैल्यू पा गई। अब एक्चुअल में अब हम थोड़ी सी इनके इन डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें, तो ये हमारा मान के चलिए ये हमारा ओरिजिन था ओ, और ये हमारी क्या थी रेडियल वेक्टर आर, इसमें थोड़ी सी अगर हम वेरी कराते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है डी आर, तो जो लेंथ में चेंजिंग हुई वो क्या हो सकती है डी एल, सपोज वी डिनोट द आर इज इक्वल टू डी आर। और हम दूसरी बात करें तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी जेड एक्सिस है और ये हमारी क्या थी रेडियल वेक्टर, दिस इज थीटा। हम थीटा को केवल बढ़ने वाली दिशा में बढ़ाएंगे, जिसमें थीटा इंक्रीज करता हो उस डायरेक्शन में हम थीटा को वेरी कराएंगे। तो थीटा इधर अगर वेरी कराते हैं तो सपोज दिस इज डी थीटा, तो वही वाली फार्मूला लगाते हैं कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, तो कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, त्रिज्या की वैल्यू कितनी दी है आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये जो लेंथ हमें मिलेगी डी एल थीटा इज इक्वल टू कोण है, कोण था कोण बट्टे त्रिज्या, कहने का मतलब का था कोण
बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या। तो हमारे पास चाप हमारा क्या है, डी एल थीटा, तब ये दोनों प्रोडक्ट हो जाएंगे। कोण क्रॉस त्रिज्या या गुणित त्रिज्या, तो कोण हमारे पास क्या है, डी थीटा है और त्रिज्या कितना है, आर है। और रह गई बात तो एजमूथल एंगल की बात करें, तो मैंने एजमूथल एंगल पहले भी यही डिफाइन किया था कि द प्रोजेक्शन ऑफ रेडियल वेक्टर ऑन एक्स वाई प्लेन एंड द एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है उसी को एजीम्यूथल एंगल कहते हैं। दैट मीन्स द एंगल बिटवीन द प्रोजेक्शन ऑफ रेडियल वेक्टर ऑन एक्स वाई प्लेन एंड एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और द रेडियल वेक्टर का प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन में, उसके बीच का जो कोण होगा उसी को एजीम्यूथल एंगल कहेंगे। पोलर एंगल को कैसे डिफाइन किए थे, तो पोलर एंगल द एंगल बिटवीन द रेडियल वेक्टर एंड द पोलर एक्सिस इज नोन एज द पोलर एंगल। और आर रेडियल वेक्टर है, अब इसके थोड़े बारे में और आगे डिस्कस करेंगे, पहले इसको हम समझ लें। ये हमारी क्या थी, इधर डिक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीजमेंट इसमें हुआ है, इसमें इंक्रीजिंग इधर हुआ है इस डायरेक्शन में। और बात करते हैं, ये हमारी क्या थी, जेड एक्सिस थी, ये हमारा ओरिजिन था फिगर में, ये हमारा क्या था, फाइव था। तो हम बार बार यही कर रहे हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेट को उस डायरेक्शन में इंक्रीज कराएंगे जिधर उसकी वैल्यू बढ़ती हो। तो इधर अगर हम बढ़ाते हैं तो इधर इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ये क्या होगा, डेल फाइव, वही वाली फार्मूला। अगर इसकी वैल्यू हमें देना है तो इसकी वैल्यू क्या है, देखिए आर साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू आर साइन थीटा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर ये बढ़ रहा है, डी एल फाइव इज इक्वल टू आर साइन थीटा डी फाइव। एक फिगर, दो फिगर, तीन फिगर, ये बता रहे हैं क्या चीज़, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और हम आगे की बात करते हैं, तो हम लेंथ एलिमेंट को जान चुके हैं, अब सरफेस वैल्यूम एलिमेंट को जान जाते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बहुत अच्छी चीज़ बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये हमारे पास कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज जेड वाई एक्स, इसमें हम एक घन ले लेते हैं क्यूब, ये हमारी क्यूब हो गई। तो अगर हमें ये सरफेस देनी है, ये वाली सरफेस देनी है अगर, तो ये देखिए ये जो सरफेस है किस प्लेन में लाई कर रहा है, जेड और एक्स, और वाई एक्सिस क्या है हमारा, इसके परपेंडिकुलर है। द दैट एक्सिस विच आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस शोज द डायरेक्शन ऑफ दैट सरफेस। और इस सरफेस की अगर हम एरिया देना चाहते हैं तो इस सरफेस की एरिया का हो जाएगी डी जेड और डी एक्स इन द डायरेक्शन वाई वाई कैप। सिमिलरली इन दिस वे वी कैन डिफाइन द सरफेस एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले हम समझते हैं आर थीटा फाई है क्या, एक्चुअल व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दैट कोऑर्डिनेट इन अ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम विच आर यूज्ड इन अ फॉर्म ऑफ आर थीटा एंड फाई। तो इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट अगर बात करें तो कोई भी एक ए आर इज इक्वल टू हम कह दे ए, दिस इज अ इक्वेशन। सिमिलरली इन दिस वे फर्स्ट डिफाइन द आर इफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाए, कांस्टेंट एक इक्वेशन है और जो एक कंसेंट्रिक स्फीयर की फैमिली को शो कर रहा है विद द सेंटर एट ओरिजिन, द विच रिफर्स
family of concentric spheres with with center at origin with center at origin विथ सेंटर एट ओरिजिन। अब बात रहेगी थीटा। तो हमने थीटा को पहले ही डिफाइन कर चुका है। कैसे मैंने थीटा को डिफाइन किया, तो थीटा इज इक्वल टू हमने डिफाइन किया था कास इनवर्स जेड अपॉन आर इज इक्वल टू आर। द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू, हियर वी कैन सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू पावर हाफ। अगर ये कांस्टेंट हो जाए तो ये भी एक इक्वेशन को शो कर रहा है, डेट डिफाइन अ कोन। और कैसे कोन को डिफाइन कर रहा है, तो ये हमारा जेड एक्सिस था, ये हमारा वाई एक्सिस था, ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये जेड एक्सिस, ये वाली चीज़ है। हम क्या करते हैं, ये इसको थीटा एंगल पे पकड़कर, थीटा एंगल पे ही रख कर इसको हम इसके चारों रोटेट करा दें, तो ये ऐसे ऐसे रोटेट होगा। अब ये देखिए एक कोन को फॉर्म कर रहा है विथ एपिक्स एट द ओरिजिन एंड एक्सिस कंसाइड विद द जेड एक्सिस। जो इसकी नोक है वो ओरिजिन पे है और जो इसकी एक्सिस है जेड एक्सिस पे लाई कर रही है। तो मैंने ये कहा कि ये हमारी रेडियल वेक्टर थी जो थीटा एंगल पे था जेड एक्सिस के साथ। इसको मैंने क्या किया, ऐसे थीटा को कांस्टेंट कर दिया है, ताकि मैंने पहले ही ले लिया थी इफ थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट ड्यूरिंग द रोटेशन द वैल्यू ऑफ थीटा इज नॉट चेंज, कांस्टेंट ही रहेगा। तो कांस्टेंट अगर है तो ये ऐसे अगर हम इसको रोटेट कराते हैं, और कहने का मतलब ये हमारी ओरिजिन थी और हम ऐसे पकड़ के रोटेट कराते हैं चारों तरफ रोटेट अगर हम ऐसे कराते हैं इसको, तो एक कोन बनेगी। दूसरी तरफ से हम ये कह सकते हैं कि ये फिक्स है थीटा, ऐसे चारों रोटेट कराएंगे तो एक कोन बनेगा। उसी हम कोन को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमें क्या बताता है, और जिसकी एपिक्स नोक है जो ओरिजिन पे है और जो उसकी एक्सिस है वो जेड एक्सिस पे कंसाइड कर रही है। इसी को मैं कह रहा हूँ का चीज, ये क्या डिफाइन कर रहा है, सरफेस ऑफ राइट RIGST राइट सर्कुलर कोन विथ apex at the origin and axis coinciding with polar axis z axis you know is the polar axis। अब बात करते हैं व्हाट इज द फाई। तो सबसे बेहतर चीज़ समझने की अब ज़रूरत आ गई फाई को, और फाई के समझने के साथ साथ जब हम यूनिट वेक्टर को डिफाइन करेंगे तब फाई है क्या। तो हमने फाई को डिफाइन कैसे किया था, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपान एक्स। पीछे वाली इक्वेशन में हमने यही चीज़ लिखा है कि फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपान एक्स। फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपान एक्स। ये पहले लिख चुका है, कहाँ से लिखा है मैंने इस चीज़ को बताया। द वाई एंड एक्स को डिवाइड करते हैं इस वाली कोऑर्डिनेट से, जहाँ से हमने रिलेशन फाइंड किया था वहीं से इस फाई को लिखा है। अगर एक कांस्टेंट हो जाए, फाई कांस्टेंट हो जाए तब क्या होगा, तो देखिए जब फाई कांस्टेंट होती है तो एक प्लेन मिलता है। व्हेन द फाई इज कांस्टेंट वी गेट अ प्लेन विच इज बाउंडेड बाय द जेड एक्सिस। कैसे, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारी पूरी एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी पूरी वाई एक्सिस हो गई। यही हम ऐसे हम समझ सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारी क्या थी, ये एक्स एक्सिस है, यही हमारा क्या था, फाई था। तो हम अगर फाई को ऐसे पूरे रोटेट करा दें तो सिर्फ इसी प्लेन में वो रोटेट करेगा।
कहने का तात्पर्य था ये हमारा ओरिजिन है। हमने यहाँ पे क्या किया, फाई को रखा। फाई को पूरा अगर मैं ऐसे रोटेट करा दूँ तो इसी प्लेन में रहेगा, ये जेड एक्सिस पे नहीं जा रहा है। वही मैंने बोला कि जेड एक्सिस से बाउंडेड है। तो फाई है क्या, फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स वाई अपान एक्स। अगर ये क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ये हमारा कांस्टेंट होता है, तो वी शोज अ सरफेस विच इज बाउंडेड बाय द पोलर एक्सिस। कांस्टेंट हो जाए तो ये रिफर कर रहा है हाफ प्लेन BOUNDED बाउंडेड बाई ONE वन साइड, बाउंडेड बाई वन साइड बाई पोलर एक्सिस। एक बार और इसको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा क्या था, ये हमारा प्लेन है, ये हमारा जेड एक्सिस है जिसको हम पोलर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी क्या हो गई, जेड एक्सिस हो गई। और मैं कह रहा हूँ क्या चीज़ कि ये हमारा क्या है, फाई है। तो हम इस पूरे को अगर ऐसे फाई को कांस्टेंट ही करके ऐसे घुमा दे तो पुनः ये कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। ऐसे घुमा रहा हूँ मैं, ऐसे घुमा रहा हूँ, तो ये कहाँ पे है, ये तो अंदर जाएगा नहीं, केवल ऊपर आने की संभावना है। तो मैं ये कह देता हूँ कि दिस इज बाउंडेड बाय जेड एक्सिस, दैट मीन्स दिस पॉइंट नॉट ऑन जेड एक्सिस। जेड एक्सिस पे ये मूव ही नहीं कर सकता, सिर्फ इसी प्लेन में फिक्स रहेगा। कहने का मतलब ये था, तो इसलिए मैंने ये कहा कि बाउंडेड बाई जेड एक्सिस इन वन साइड। व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस कोऑर्डिनेट, लिमिट हम देख लेते हैं। the limits of these coordinates are 0 और r इंफिनिटी। r की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, r की वैल्यू हम ले सकते हैं 0, यहाँ पे मतलब इन्फिनिटी तक। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ r लाइज बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। और बात करते हैं थीटा, तो थीटा को हम कैसे कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या था, थीटा था। तो इस वाली लाइन को हम चाहेंगे तो जेड एक्सिस पे कंसाइड करा देंगे और ऐसे ऐसे मूव करेंगे हम, तो ये इस वाली जेड एक्सिस, निगेटिव जेड एक्सिस के साथ आ जाएगी, लेकिन इधर नहीं आएगा। जो इधर आएगा फिर वही वाली वैल्यू पा जाएंगे, निगेटिव थीटा, पॉजिटिव थीटा, मतलब यही बात रह गई। तो इसकी मतलब थीटा लाइज बिटवीन 0, यहाँ पे 0 बनेगा, और यही थीटा जब यहाँ पे आएगा, इस पे आएगा, तो 180 पाई। तो द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई। एंड फाई की वैल्यू मैंने बोला कि वो पूरे प्लेन में रोटेट कर सकता है। तो पूरे प्लेन में अगर वो ऐसे मूव करता है ऐसे, तो कितनी एंगल का कोण बनाता है वो। अगर ये हमारी एक्स एक्सिस है फाई, तो पूरे प्लेन में ऐसे एक रोटेशन के बाद वो 2 फाई एंगल बनाएगा। अर्थात द लिमिट ऑफ फाई इज बिटवीन 0 टू 2 पाई। अब हम अगले वीडियो में इसके यूनिट वेक्टर की बात करेंगे। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर, ई आर, ई थीटा, ई फाई।